नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, किसानों के लिए खुशखबरी खाते में आएंगे 12 हजार रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर किसानों को सब्सिडी देने वाली है। इसी आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा। राज्य में बड़े स्तर पर किसान परवल की खेती करते हैं। औषधीय गुणों के कारण इसकी बाजार में बहुत डिमांड रहती है, इसलिए किसान इस खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सब्सिडी का फायदा सिर्फ यूपी के किसानों को ही मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। जिन किसानों का सब्सिडी के लिए चयन होगा, उनके बैंक खातों में पैसे सीधे भेजे जाएंगे। इसके अलावा परवल के पौधे और उपयुक्त खाद भी दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। बिजली के बकाएदारों के लिए 15 दिसंबर से शुरू होगी ओटीएस योजना। बिजली के बकाएदारों के लिए 15 दिसंबर से एक मुश्त समाधान योजना शुरू होगी। अगले वर्ष 31 जनवरी तक 3 चरणों में कुल 47 दिनों तक योजना चलाई जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिजली बकाएदारों को पंजीकरण के समय इस वर्ष 30 सितंबर तक के मूल बकाये की 30% धनराशि जमा करनी होगी। फिर उन्हें 30 सितंबर तक विद्युत सरचार्ज में छूट दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि बकायेदार उपभोक्ता योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यूपी में वक्फ बोर्ड में होने वाला बड़ा बदलाव। वक्फ विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का उल्लेख किया गया था। समिति ने राज्यों से वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का भी विवरण मांगा है। बता दें कि संसदीय समिति का कार्यकाल अब बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भगवत का बड़ा बयान, कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए हिंदुओं का नाम लिए बगैर भारत में उनकी घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर गिरते गिरते 2.1% के नीचे चली गई, तो तब समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करना बेहद जरूरी है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। महंत दास का कहना है कि मौलाना रजा के हालिया बयान देश की अखंडता और शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महंत ने कहा कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस मामले में तत्काल कदम उठाना चाहिए। यह मामला अब राजनीतिक और धार्मिक हलकों में गर्म बहस का कारण बन गया है। यूपी के कई शहरों में गिरे प्रॉपर्टी के दाम। भारतीय रिजर्व बैंक के हाउस प्राइस इंडेक्स के तहत तीसरी तिमाही में कानपुर में प्रॉपर्टी की कीमतें 2% कम हुई है, जबकि बंगलुरु में 8% बढ़ी है। वहीं इसी अवधि में लखनऊ सहित 3 शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि पिछली 2 तिमाही में कानपुर और लखनऊ में प्रॉपर्टी की कीमतें 4.3 और 3.5% बढ़ी हैं। यूपी को लग सकता है बड़ा झटका। पान मसाला कारोबार में जबरदस्त कर अपवंचना की लगातार शिकायतें और विभागीय अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई न किए जाने की सोच के चलते राज्य कर विभाग ने सभी पान मसाला फैक्ट्रियों के गेट पर एक सप्ताह पहले 24 नवंबर को अपने अधिकारियों को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया था। हालत यह है कि ई-वे बिल पहले दिन के मुकाबले बढ़ रहे हैं, फिर भी इनकी संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले केवल 25% है। उद्यमी निगरानी को आगे बढ़ाने पर दूसरे राज्यों की ओर रुख करने की भी सोच रहे हैं। इसके साथ ही 3 छोटी फैक्ट्रियों में तो उत्पादन भी बंद हो गया है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी होंगे नई बिजली कंपनियों के चेयरमैन। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को तोड़कर रिफॉर्म प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित की गई 5 नई कंपनियों का चेयरमैन शासन के सबसे शीर्ष अधिकारी मुख्य सचिव होंगे। प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन का दावा है कि इस फैसले से बिजली कंपनियों के कार्मिकों, उपभोक्ताओं और किसानों का हित सुरक्षित रहेगा। नई कंपनियां शासन के वरिष्ठतम पद मुख्य सचिव के साथ साथ रेगुलेटर के भी कड़े अनुशासन में कार्य करेंगी। शनिवार को पावर कारपोरेशन प्रबंधन की तरफ से जारी प्रेस नोट में लिखा है कि रिफॉर्म प्रक्रिया में भाग लेने वाली निजी कंपनियों के लिए बिडिंग प्रक्रिया पूरी तरह खुली,
पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक रखी जाएगी। कंपनियों को क्लीन स्लेट बैलेंस शीट दी जाएगी, जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइन में है। निजी क्षेत्र की कंपनियों को जमीन का स्वामित्व नहीं दिया जाएगा। जमीन का स्वामित्व पावर कारपोरेशन तथा राज्य सरकार का ही रहेगा। रेलवे कर्मचारियों को इस खास काम के लिए मिलेगी 4 दिन की स्पेशल छुट्टी। रक्तदान से हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। इस खास और नेक काम को बढ़ावा देने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई पहल की है। रेल कर्मचारियों को रक्तदान के लिए विशेष छुट्टी दी जाएगी। कर्मचारी पूरे साल में 4 बार कभी भी रक्तदान के लिए अवकाश ले सकते। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान करना होगा। वहां से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनकी छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को टक्कर देने आ गई हाइड्रोजन ट्रेन। डीजल इंजन की तुलना में कम प्रदूषण करने वाली हाइड्रोजन ट्रेन देश में चलाने की तैयारियां तेज हैं। हरियाणा के जींद से सोनीपत तक का मार्ग और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड भी तय है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन का डिजाइन, अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊ ने तैयार किया है। यूपी के 10 जिलों को बाईपास का तोहफा। प्रदेश में 1,39,000 करोड़ रुपए से सड़कों का नया जाल बनाने की तैयारी है। इससे 5 मंडलों अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मिर्जापुर व सहारनपुर में आउटर रिंग रोड बनाई जाएगी। साथ ही 10 जिलों औरैया, बुलंदशहर, मैनपुरी, बहराइच, बागपत, भदोही, संभल, कौशाम्बी, चंदौली व श्रावस्ती में बाईपास बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नई सड़क परियोजनाओं की विशेष समीक्षा के दौरान इस पर सहमति जताते हुए इनकी डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। संभल हिंसा में अब तक 1000 की पहचान हो गई। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान रविवार को हुए बवाल ने पूरे इलाके को हिला दिया। आक्रोशित भीड़ ने सरकारी और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा इतनी बढ़ गई कि पुलिस पर पथराव और फायरिंग तक की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए थे। पुलिस मामले में अब तक 1000 से अधिक लोगों की सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर पहचान कर चुकी है। पुलिस मामले में 400 से अधिक लोगों का पोस्टर जारी कर चुकी है। माहौल शांत होने के बाद अब पुलिस इन उपद्रवियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुट गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। पीएम मोदी लेंगे सनातन बोर्ड के गठन का फैसला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि 26 जनवरी को महाकुंभ के दौरान एक धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इसमें सभी 4 पीठों के शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुखों सहित देश भर के प्रमुख साधु संत संगम पर एकत्र होंगे। उन्होंने कहा, संसद एक सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और उसके संवर्धन के लिए बोर्ड का गठन जरूरी है। कहा कि इस साल के महाकुंभ के लिए योजना 3 साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें भारत और विदेश से आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना शामिल था। उन्होंने कहा कि एक बार में 5000 भक्तों को प्रसाद परोसने की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत रविवार को खाद कारखाना परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। आधा दर्जन मुस्लिम जोड़ों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री ने 10 जोड़ों को अपने हाथ से उपहार दिए। जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बिना जाति धर्म के बंधन के जोड़े विवाह बंधन में जुड़ रहे हैं। समाज की विकृति दहेज पर यह आयोजन प्रहार है। दहेज के चलते कई लड़कियां विवाह बंधन में नहीं बंध पाती हैं। इस सत्र के पहले तक 3,84,000 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं। 4 लाख जोड़े बिना दहेज के शादी के गवाह हैं। इनका यह कदम साहसिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है। एक साथ उत्सव का हिस्सा बनना गर्व की बात है। यही शादी घर पर होती तो न ही इतने विधायक पहुंच पाते और न इतने बाराती। निमंत्रण जिला प्रशासन बांट रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार में अच्छे काम होते हैं। 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद बेटियों के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। रेलवे स्टेशनों के बाद गंगा घाट का नाम बदला। यूपी में शहरों और कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के बाद अब गंगा घाट का नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है। कुंभ नगरी प्रयागराज में नगर निगम में पास हुए प्रस्ताव पर मेयर की मुहर के बाद घाट का नाम बदल दिया गया है। यहाँ का प्राचीन रसूलाबाद घाट अब शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से जाना जाएगा। इस घाट का नाम अमर शहीद के नाम पर करने के लिए 1951 में हुई नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे महापौर गणेश केसरवानी ने अनुमोदित कर दिया है। महापौर ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जल्द शिलापट्ट बनवाकर यहाँ स्थापित करा दिया जाए।
पुराने मकान वालों को हाउस टैक्स में बड़ी राहत। मेरठ नगर निगम ने जीआईएस सर्वे के आधार पर पुराने भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। पुराने भवन स्वामियों से कोई बकाया वसूल नहीं किया जाएगा। 50,000 से अधिक भवन स्वामियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही जीआईएस सर्वे के आधार पर गृह कर भुगतान करना होगा। नए भवन स्वामियों को जीआईएस सर्वे के आधार पर 2022 से गृह कर भुगतान करना होगा। अब घर बैठे यात्रियों को मिलेगी बसों की लोकेशन। स्टेशनों पर बैठे यात्री एलईडी स्क्रीन को देखकर जान सकेंगे उनकी बस कहां पहुंची और कितनी देर में आएगी। वहीं घर बैठे यात्रियों को भी बसों की लोकेशन आसानी से मिल सकेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और सुगम ऐप का शुभारंभ किया। यूपी के 31 जनवरी तक 1551 गांव बनेंगे मॉडल। स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत देखने के लिए शनिवार को पंचायती राज निदेशक अटल कुमार राय की टीम आई। सतांव ब्लॉक के दरीबा में निर्मित जिला पंचायत रिसोर्स रिकवरी सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीपीआरसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी 1591 राजस्व गांवों को 31 जनवरी 2025 तक मॉडल घोषित कर दिया जाए। इसमें कतई लापरवाही न बरती जाए। यूपी बोर्ड परीक्षा में बदलेगा सवालों का पैटर्न। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्रों की रूपरेखा नए सिरे से तय की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का प्रारूप फिर से निर्धारित करने के लिए बोर्ड 15 दिसंबर से पहले 2 दिनी कार्यशाला आयोजित करने जा रहा है। प्रश्न पत्रों में हाई ऑन ऑर्डर थिंकिंग स्किल समेत अन्य प्रकार के प्रश्नों को कितने अनुपात में शामिल करना है और प्रश्न पत्र में सरल, सामान्य और कठिन प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए आदि बिंदुओं पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे। ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर लगी रोक। ग्रीष्मकालीन धान की खेती के तमाम दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के यूएस नगर जिले में डीएम ने ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम के आदेश पर मुख्य कृषि अधिकारी ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अब दलहनी और जल भराव वाली कृषि भूमि में गन्ना और मक्का की जगह ग्रीष्मकालीन धान की पौध लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। यूएस नगर के डीएम उदयराज सिंह ने बताया, जिले में 1,08,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में खरीफ मौसम में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। किसान अतिरिक्त आय के लिए जायद फसल के मौसम में लगभग 20 से 22,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में ग्रीष्मकालीन धान की खेती करते हैं, जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हानिकारक है। पूर्वांचल में पहली बार शुगर फ्री गेहूं की खेती, नाम है चावल काठी, लेकिन है गेहूं। जी हां, बलिया में पहली बार इस खास किस्म के शुगर फ्री गेहूं की खेती की गई है। पूर्वांचल में यह पहला प्रयोग है। गेहूं की यह वैरायटी सेहत के लिए वरदान साबित होगी। इस गेहूं का आटा श्री अन्न से भी अधिक फायदेमंद होने का दावा किया जा रहा है। आनंद एफपीओ की ओर से बसंतपुर में 2 एकड़ में इसकी बुआई की गई है। सुल्तानपुर निवासी एफपीओ संचालक आनंद सिंह ने चावल काठी प्रजाति के गेहूं का बीज मध्य प्रदेश के विदिशा से 92 रुपए प्रति किलो के रेट से 1 कुंतल मंगाया था। शुक्रवार को उन्होंने विशेषज्ञों की देखरेख में अपने फार्म हाउस के 2 एकड़ में इसकी बुआई पूर्णतया ऑर्गेनिक विधि से की। आनंद की माने तो इसका उत्पादन 1 एकड़ में लगभग 15 से 18 कुंतल होगा। खास बात यह है कि देसी प्रजाति का बीज होने के साथ ही इसमें ऑर्गेनिक खाद कुणाप जल का प्रयोग किया गया है। ऐसे में बिल्कुल रसायन मुक्त गेहूं स्वाद के साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की और सबकी समस्या सुनकर कहा कि वह किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पीड़ित की समस्या का निराकरण किया जाएगा और सबको न्याय मिलेगा। इसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी की समस्या का शीघ्रता से गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने करीब 300 लोगों से मुलाकात की। लोगों के प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि होंगे। यह आयोजन लखनऊ के लोक भवन सभागार में होगा।
लखनऊ में नवंबर महीने में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 70,272 वाहनों का चालान कर 1,089 वाहन सीज किया है। रिजर्व पुलिस लाइंस में शनिवार को यातायात माह के समापन पर हुए कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त प्रबल प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक अशोक कुमार सिंह ने 5E के माध्यम से जागरूक कर की। वॉलंटियर को सम्मानित किया गया। बताया कि नो हेलमेट में 32,670, संकेतों के उल्लंघन पर 15,325 वाहनों का ई चालान किया गया और 1,089 वाहन सीज किए गए। जानकी महल में 5 किलो सोने के आभूषण धारण करेंगे सीताराम। रामनगरी अयोध्या में श्री राम विवाहोत्सव का रंग चटक हो गया है। रामनगरी के मंदिरों में राम विवाहोत्सव की परंपरा पूरे भव्यता के साथ निभाई जाती है। माता जानकी का मायका कहे जाने वाले जानकी महल की तैयारियां उत्सव की भव्यता दर्शा रही हैं। जानकी महल में राम विवाह पर विराजमान भगवान श्री सीताराम के विग्रह को 5 किलो सोने से निर्मित आभूषण धारण कराए जाएंगे। साथ ही बारात में लखनऊ की शहनाई गूंजेंगी। राजस्थान का डांस ग्रुप व भगवान के स्वरूप आकर्षण का केंद्र होंगे। बीएचयू में सेहत की जांच संग मिलेगी बीमारियों से बचाव की जानकारी। आईएमएस बीएचयू के परिसर में सोमवार से लगने वाले 2 दिन के स्वास्थ्य मेले में एक ही जगह दंत चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की सेवाओं का लाभ लोग ले सकेंगे। खास बात यह है कि मेले में लोगों को जहां विभिन्न बीमारियों से बचाव की जानकारी मिलेगी, वहीं बिना किसी फीस के जांच भी करवाने की सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी अब हरियाणा से शुरू करेंगे बीमा सखी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को जिस बीमा सखी योजना की शुरुआत पानीपत से करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की है। बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह योजना खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में बीमा जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। हिंदूवादी संगठनों के लोग उत्तरकाशी की इस मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। इसे लेकर बीते दिनों उत्तरकाशी में बवाल हो गया था। पथराव और लाठीचार्ज में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से आज उत्तरकाशी में महापंचायत बुलाई गई है। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आज उत्तरकाशी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मर चुके किसान को जिंदा बताकर बेच डाला खेत। 1 वर्ष पूर्व मर चुके किसान को जिंदा बताकर उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी ढंग से जमीन बेच डाली गई। किसान की पत्नी ने जमीन खरीदने वाले सहित 4 के खिलाफ मोहनलालगंज थाने में केस दर्ज कराया है। पीजीआई के तेलीबाग निवासी विमला देवी की निगोहा के उदयपुर में कृषि योग्य जमीन है। महिला के अनुसार पति अवधराज सिंह की 1 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। 1 माह पूर्व खेत पहुंची तो पता चला कि किसी ने कब्जा कर लिया है। पूछने पर बताया कि उसके पास जमीन के कागजात हैं। महिला ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की। यूपी उत्तराखंड के 60,000 लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार। 50 लाख से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद बिक्री में टैक्स चोरी का बड़ा खेल सामने आया है। आयकर विभाग की छानबीन में अब तक 60,000 ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने टीडीएस में करोड़ों की हेराफेरी की। अब ऐसे लोग रडार पर हैं। संपत्ति की खरीद बिक्री में लाखों करोड़ों की आमदनी के बाद भी टीडीएस नहीं देने में यूपी उत्तराखंड के हजारों लोग फंसे हैं। सभी के खिलाफ विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। फिलहाल नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कानपुर, आगरा, मेरठ, नोएडा, बिजनौर, देहरादून और गाजियाबाद में अचल संपत्ति की खरीद बिक्री में टैक्स चोरी के खेल का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आयकर नियमों के तहत 50 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति की खरीद बिक्री में 1% टीडीएस अदा करना होता है। 60,000 लोगों ने सूचना भी विभाग से छिपाए रखी। अलीगढ़ परिक्षेत्र की करीब 70 रोडवेज बसें चालक परिचालक न होने से वर्कशॉप में खड़ी हैं। इन बसों का संचालन न होने से विभिन्न शहरों को जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह हालात तब हैं जब रोडवेज को मांग के अनुरूप जल्द ही 30 नई बसें मिलने जा रही हैं। अब इनके लिए भी स्टाफ का टोटा बना रहेगा। रोडवेज प्रबंधन ने स्टाफ की कमी दूर करने के लिए 2 व 3 दिसंबर को रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया है, जिसमें संविदा चालक के रिक्त चल रहे 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महाकुंभ से पहले यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर बनेगा गेमिंग जोन। महाकुंभ की तैयारी में जुटा उत्तर मध्य रेलवे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निरंतर नई पहल कर रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज जंक्शन पर एनसीआर का पहला गेमिंग जोन
प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास स्थापित किया जाएगा। यह आधुनिक गेमिंग जोन जनवरी 2025 से अपनी सेवाएं शुरू करेगा। यह सुविधा सभी आयु वर्ग के यात्रियों के लिए मनोरंजन का नया अनुभव प्रदान करेगी। 24 घंटे चालू रहने वाले इस गेमिंग जोन का उपयोग यात्री निर्धारित शुल्क पर टिकट खरीदकर कर सकेंगे। यह सुविधा मॉल में उपलब्ध गेमिंग जोन के स्तर की होगी, जिससे यात्रियों को रेलवे परिसर में ही मनोरंजन का अवसर मिलेगा। इस गेमिंग जोन को फन स्पेस LLP की ओर से संचालित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुजारी प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षित 10 पुजारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। इनकी ड्यूटी रविवार यानी 1 दिसंबर या अघन पंचमी 6 दिसंबर से शुरू हो सकती है। उधर नए पुजारियों को एंड्रॉइड फोन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए राम मंदिर में शुक्रवार को कोडलेस फोन सेट रखवा दिया गया है। वहीं तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी के बाद पुजारियों की नियमावली को लेकर चिन्हित 10 पुजारियों को उनके मोबाइल पर फोन करके निर्धारित पैनल के समक्ष बुलाया गया। पिछले 10 सालों में HIV ने ली 504 लोगों की जान। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिछले 10 सालों में HIV से 504 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ART सेंटर पर अब तक 3066 पंजीकृत हैं। 2060 उपचार पर चल रहे हैं। 2024 में अक्टूबर तक 281 केस मिल चुके हैं। इनमें 69 महिलाएं और 12 गर्भवती हैं। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए औद्योगिक विकास को गति देने की मंशा से प्रदेश सरकार ने एक फंड बनाने की पहल की है। इस फंड का उपयोग कर औद्योगिक क्लस्टर, पार्क और जोन विकसित किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।